न्यूज नशा, आदत हर खबर की। दोस्तों नमस्कार, मैं अभिलाष अवस्थी अपने YouTube मंच पर आपका स्वागत करता हूं। थर्ड एम्पायर कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत अभिनंदन। मित्रों, कल बंबई और आज दिल्ली और हिमाचल प्रदेश यानी इन तीन जगहों पर कल से जो हुआ, बंबई, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश, तो नरेंद्र मोदी की एक सेटबैक। कल जो मैं थोड़ा सा डिटेल में तीनों बताऊं कि कल जो बंबई में हुआ, बंबई में इंडिया अलायंस के 24 दल एकत्र हुए। अखिलेश यादव ने चिट्ठी भेजी, उनको बुखार था बहुत तेज, तो वो नहीं आ पाए। तो 28 दल एकत्र हुए और शिवाजी पार्क में, और उसमें बहुत विशाल सभा, एक रिकॉर्ड हुआ जिसने नरेंद्र मोदी के 400 पार की हवा निकाल दी, धज्जियां उड़ा दी। और कल तय हो गया शिवाजी पार्क से कि नरेंद्र मोदी 150 के अगल बगल ही घूम रहे हैं, खाली साइको गेम करते हैं ये 400 पार 400 पार। ये उनको भी मालूम है, क्योंकि अमित शाह ने 2 दिन पहले बोला 300 सीटें आएंगी। तो कल बंबई और उसके बाद आज दिल्ली। आज दिल्ली में क्या हुआ? आज दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर एसबीआई को फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट को फटकार, स्टेट बैंक को फटकार लगाई कि तुमको यूनिक कोड नंबर देने को क्यों नहीं दिया अब तक। तो उनके वकील साहब ने जो बोला, बड़ा बचपने की बात बोली, अरे साहब मुझे नहीं मालूम था कि हमें ये नंबर भी देना है। तो उन्होंने बोला कि जब हमने बोला है कि सारी जानकारियां आप चुनाव आयोग को दीजिए और चुनाव आयोग अपने वेबसाइट में डालेगा, तो आप एक एक करके जानकारियां क्यों दे रहे हैं? हमारी एक जानकारी मांगने पे आप दे रहे हैं। हालांकि इसका मैं आगे भी बताता हूं कि मुकुल रोहतगी भी अपीयर हुए, उनको भी बड़ा फटकार लगाई सुप्रीम कोर्ट के जज, चीफ जस्टिस ने। तो और तीसरा, आज हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश से नरेंद्र मोदी के सपने धूल धूसरित हो गए। उनका जो ऑपरेशन लोटस था, वो ऑपरेशन कीचड़ में बदल गया। हिमाचल प्रदेश में छह विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करते हुए वोट दिया भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा प्रत्याशी को। वहां पर कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस का विधानसभा अध्यक्ष है, उसने 6 की सदस्यता खत्म कर दी। अब उन सबको तो पता था, जिन 6 एमएलए की सदस्यता खत्म हो रही, कि भाई हमें तो अब नरेंद्र मोदी हैं तो हमें तो सब दिलाई देंगे। वो सब जब सदस्यता खत्म कर दी विधानसभा अध्यक्ष ने, तो वो चले गए, वहां गए सुप्रीम कोर्ट। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी नहीं, आप जाइए, आपकी सदस्यता खत्म है, हम आपकी सदस्यता बहाल नहीं करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑपरेशन लोटस करते रहते हैं नरेंद्र मोदी, कहीं महाराष्ट्र में किया, कहीं बंगाल में किया, कहीं दूसरे प्रांतों में किया, और लोगों को अपनी तरफ लाते हैं पैसा देकर, पद का लालच देकर। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ संदेश दिया कि किसी भी चुनाव में व्हिप का उल्लंघन करने वालों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसके पीछे ये संदेश था कि किस ढंग से पद और धन के लालच से जिस दल से आपने वोट पाया उस दल को यूं छोड़कर जाना सुप्रीम कोर्ट ने मना किया। तो चलिए आइए हम थोड़ा डिटेल में बात करते हैं बंबई, दिल्ली और हिमाचल की। बंबई शिवाजी पार्क में मैंने बोला कि 28 दल एकत्र थे, और एक इसकी सबसे बड़ी खूबसूरत बात यह थी कि इन 28 दल के लोग आपस में मिलकर सड़कों पर गुजर रहे थे। सब अपने अपने दलों का झंडा लिए थे। शिवसेना अपने दल का झंडा लिए, कांग्रेस अपने दल का, राष्ट्रवादी शरद पवार अपने दल का झंडा, ये सारे झंडे लेकर और एक साथ ये बंबई की सड़कों पर घूम रहे थे। मैं अगर याद करना शुरू करूं तो मैं भिवंडी, मैं पालघर, मैं थाने, इन सारी जगहों पर ये सड़कों पर ये रैलियां गई, और यहाँ पर पूरी की पूरी रैलियां याद दिला रही थी स्वतंत्रता संग्राम के समय
जिस दम पे मराठा मानुस निकल आए थे और शिवाजी महाराज के नेतृत्व में जो लड़ाइयां लड़ी गई थी, आज वही वीरोचित भाव कल दिखा बंबई की, पालघर की, भिवंडी की सड़कों पे। सब एकजुट होकर और अपने अपने दलों का झंडा लेकर, और मैं ये कह सकता हूं कि राहुल गांधी के नेतृत्व में, क्योंकि ये इवेंट जो है कुछ 67 दिन के बाद राहुल गांधी बंबई पहुंचे थे। मणिपुर से शुरू की थी उन्होंने दूसरी भारत जोड़ो न्याय यात्रा, मणिपुर से शुरू करके 67 डेज के बाद वो बंबई पहुंचे थे। बंबई में पहुंचकर उन्होंने अपने पिता की जन्मभूमि, जो मुझे मेरी जानकारी है कि राजीव गांधी का जन्म बंबई में हुआ था, अपने पिता की जन्मभूमि पर उन्होंने ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा समाप्त की, बल्कि भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा पद समाप्त किया। नो डाउट पूरा बंबई हर जगह मैंने देखा कि परंपरागत वस्त्रों में मराठा साफा बड़ा प्रसिद्ध है, मराठी लोगों की टोपियां बड़ी प्रसिद्ध है, गांधी टोपी, वो पैजामा और कमीज। और मैं महाराष्ट्र के बड़े गांव में जाता हूँ तो बारातों में भी एक उनकी परंपरागत ड्रेस है, पजामा, कमीज और टोपी, और यदा कदा धोती और जामा और साफा। तो इन परंपरागत वस्त्रों में ये सारे के सारे युवा घूम रहे थे, सारे के सारे बुजुर्ग भी निकल आए थे। ये बड़ी अजीब सी रैली थी। राहुल गांधी की इतनी कम उम्र है, मैं अगर इसको दूसरे ढंग से बोलूं तो राहुल गांधी को केंद्र में रखकर 84 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे, 80 प्लस के शरद पवार, फारूक अब्दुल्ला, ये सब राहुल गांधी के नेतृत्व में, बल्कि नेतृत्व कहना मैं ऐसे नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि राहुल गांधी को केंद्र में रखकर ये लोग कल वहां एकत्र हुए थे। क्या कहा, पूरी लगभग इंडिया अलायंस थी। कहीं पर राहुल गांधी को पगड़ी पहनाई गई, कहीं तलवार दी गई, कहीं गदा दिया, जो पारंपरिक डांस हुए। यहाँ नासिक ढोल बड़ा प्रसिद्ध है। मैंने देखा कि कई जगह पर, मैं यात्रा में शामिल था तो मैंने देखा कि नासिक ढोल बजा रहे हैं, नाच रहे हैं, परंपरागत साड़ियां और श्रृंगार और गजरे के साथ महाराष्ट्र की लड़कियां जो हैं, औरतें जो हैं, वो राहुल गांधी का स्वागत कर रही हैं। और बंबई की पूरी सड़कों में अभी जो बताया है लोगों ने, हालांकि मैं 37 ईयर्स हुए मुझे बंबई में, कि इतनी भीड़ कभी हुई नहीं। मतलब पूरे बंबई में सारा काम रुक गया था। हमारे तमाम व्यापारी लोगों के फोन आए, यार हम तो दुकान बंद करके दुकान के बाहर ही खड़े हैं, इसलिए कि इतनी भीड़ में ग्राहक तो आएगा नहीं, और फिर ये पता नहीं ये वातावरण कभी दिखने को मिले कि ना मिले। हर जगह मनुष्य के सर, मनुष्य के चरण, और रैली की ओर हर तरफ क्या नारे लग रहे थे, तानाशाही गो बैक, नरेंद्र मोदी के लिए तानाशाही गो बैक, इसलिए नारे लग रहे थे। और बहुत सारे नारे मैं आपको आगे चल के बताता हूं। तो जम्मू कश्मीर के नेता फारूक अब्दुल्ला खड़े हुए, उन्होंने सीधा ईवीएम पे बोला कि ये ईवीएम हटाओ, ईवीएम की वजह से ये चुना जाते हैं। शरद पवार ने सीधा कहा कि मोदी ने देश को फंसाया है, अब मोदी को देश की जनता जवाब दे। तेजस्वी यादव ने कहा मोदी शाह के पीछे देश को तोड़ने वाली ताकतें सक्रिय हैं, तो हमें उन ताकतों से लड़ना है, उन ताकतों को हटाना है। और सबके उद्बोधन में तालियां बज रही थी। उद्धव ठाकरे ने कहा कि हम सब एक होकर तानाशाही को खत्म करने निकले। ये सब लोग काफी लंबा भाषण दिए। मैं उनकी एक एक लाइन इसलिए बता रहा हूं कि 24 लोग थे। अब कल्पना सोरेन का भाषण था, जिसे सुनकर वहां की महिलाएं मीटिंग में बड़ा द्रवित हुई, बड़ा ध्यान से सुन रही थी। उन्होंने कल्पना सोरेन ने कहा, मेरे पति को जेल में भेजा गया, मेरा पति अकेले नहीं वो जेल में है, लेकिन आज पूरा इंडिया, अलायंस ही नहीं इंडिया भी हमारे पति हेमंत सोरेन के साथ है। और उन्होंने हेमंत सोरेन झारखंड के जो मुख्यमंत्री चंपई सोरेन थे,
उनको बड़े आदर के साथ उनका नाम लिया। एक बहुत ही आदिवासी अच्छी आदिवासी नेता का परिचय दिया। हम लोग ऐसा ही कुछ और सोच रहे थे कभी, लेकिन उन्होंने, कल्पना सरोज ने, और उन्होंने नाम लिया अपने ससुर का भी कि हमारे ससुर ने भी आदिवासी संस्कृत के लिए अपना समय दिया। तो अब उसमें सबसे खूबसूरत बात क्या रही, मैं देखिए सब संक्षेप में 24 लोगों का नहीं बता सकता। वंचित अघाड़ी के प्रकाश अंबेडकर साहब आए। प्रकाश अंबेडकर जी मतलब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पौत्र हैं, उनके परिवार के हैं। उनका एक रुतबा है। अगर महाराष्ट्र को शिवाजी महाराज के नाम से जाना जाता है तो महाराष्ट्र का परिचय भीमराव अंबेडकर के नाम से भी है। महाराष्ट्र का परिचय बाला साहब ठाकरे के नाम पे भी है। तो महाराष्ट्र कई व्यक्तित्वों के माध्यम से पहचाना जाता है। उनमें भीमराव अंबेडकर के पौत्र प्रकाश अंबेडकर का कल सभा में बोलना, हालांकि उनका बोलना थोड़ा सा वैसा भी था, मतलब उन्होंने कहा यार नरेंद्र मोदी जी, आप पहले तो हिंदू संस्कृति का तो परिचय दीजिए ना, आपका परिवार कहाँ है? आपका पूरा हिंदुस्तान, आप बोलते हैं 142 करोड़ आपका परिवार है। अरे पहले अपनी बीवी को तो साथ में लाओ, बड़े व्यंग्यात्मक भाषा में। और मैं आपको बोलूं कि ये मैं भी 37 ईयर से महाराष्ट्र में हूँ, तो महाराष्ट्र जो मराठी भाषा है उसमें व्यंग का पुट बहुत तगड़ा रहता है। तो प्रकाश अंबेडकर जी ने कहा कि भाई अपनी पत्नी को साथ रखो, तब हम समझें कि आपका परिवार भी है, आप सारी दुनिया को परिवार परिवार बोलते हो। तो 24 दलों के लोग आए और प्रकाश अंबेडकर का आना, सभा को संबोधित करना, ये बड़ा खूबसूरत रहा। और बहुत सारे लोगों ने संबोधित किया, संजय राउत ने और तमाम नेताओं ने संबोधित किया। अखिलेश यादव का पत्र आया कि हमें बुखार है, और बुखार है भी उनका, लखनऊ से सूचना भी है, और हम लोग उनके युवा नेता के स्वास्थ्य की शुभकामना करते हैं, जल्दी ठीक हो इस चुनाव के समय, है ना। तो अब मगर रहे केंद्र में राहुल गांधी। मैं बोल सकता हूं एक बार फिर नेहरू गांधी परिवार, मैं बोल सकता हूं कि नेहरू गांधी परिवार ने जो स्वतंत्रता की अलग जगाई थी, नेहरू गांधी परिवार जहां मोतीलाल नेहरू, जहां पर जवाहरलाल नेहरू जेल में, मोतीलाल नेहरू अखबार निकाल रहे हैं, 12 साल की इंदिरा गांधी बानर सेना बनाकर क्रांतिकारियों के पर्चे बांट रहे, उस नेहरू गांधी परिवार की 5वीं पीढ़ी का पहला सदस्य राहुल गांधी। हालांकि उनके साथ प्रियंका गांधी भी थी। वो कितना हजारों किलोमीटर चलते हुए 67 दिन के बाद वहां पहुंचे। उनके अगल बगल उनको केंद्र में रखकर बुजुर्ग नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, मैंने नाम बताया, शरद पवार, मल्लिकार्जुन खड़गे, फारूक अब्दुल्ला, ये सारे लोगों को उनके अंदर एक आशा जागी, उनके अंदर एक ये खांटी राजनीतिक हैं। इन लोगों ने समाज के लिए बहुत किया, देश के लिए बहुत किया। लेकिन जब शरद पवार और इन सारे लोगों ने देखा, खड़गे और फारूक अब्दुल्ला और दूसरे तमाम लोगों ने, कि नहीं, अभी इस मुल्क की में जो नेतृत्व है, ये नेतृत्व बाकी है। और फिर ये नेतृत्व नेहरू गांधी परिवार इस मुल्क में जिस ढंग से आजादी के समय स्टेप लिया था, कदम बढ़ाए थे आगे, आज फिर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को केंद्र में रखकर यह मुल्क एक बार फिर स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहा है। वो स्वतंत्रता की लड़ाई जहां पर ऐसा ना हो कि ईडी के छापे डालकर चंदा वसूली की जाए, वसूली गैंग, एक्सटॉर्शन गैंग, कहीं ऐसा ना हो कि जबरदस्ती किसी को जेल में ठूस दिया जाए कहीं। तो ऐसी एक स्वतंत्रता की महबूबा मुफ्ती भी थी, स्टालिन भी थे, स्टालिन के बेटे उदयनिधि भी थे। इन सारे लोगों ने राहुल गांधी, एक सुप्रिया सुले, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, तेजस्वी यादव, फारूक अब्दुल्ला के पुत्र, ये और स्टालिन, ये सारे युवा नेता लोग वहां मौजूद थे, जो राहुल गांधी के कंधे से कंधा मिलाकर बैठे। और उनके साथ ये 3-4 बुजुर्ग नेता थे, जो एक आशीर्वाद, एक अभय का आशीर्वाद, एक आगे बढ़ने का आशीर्वाद, तानाशाही से लड़ने का आशीर्वाद, ये सब चारों तरफ लेकर खड़े हुए थे। और एक ऐसा दृश्य बन रहा था कि जैसे स्वतंत्रता की लड़ाई में महात्मा गांधी के अगल बगल
नेहरू, पटेल, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सारी पूरे का पूरा एक। वैसे ही राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, मैं ये कहना भी नहीं चाहता हूं कि राहुल गांधी एकमात्र नेता थे, मगर चूंकि 67 दिन की यात्रा उन्होंने पूरी करके बंबई पहुंचे थे, तो वो एक केंद्रीय व्यक्तित्व के रूप में थे। मैं ये नहीं कहूंगा कि फारूक अब्दुल्ला या मल्लिकार्जुन खड़गे तो उनके अध्यक्ष ही हैं राहुल गांधी, या शरद पवार उनके नेतृत्व में चलते। जी नहीं, मैं ये नहीं कहना, मैं ये कहना चाहता हूं कि कल की केंद्रीय प्रतिमूर्ति राहुल गांधी थे। 67 दिन की यात्रा पूरी करने के बाद वो दृश्य याद आया कि नेहरू जी के अगल बगल, नेहरू जी के इनके गांधी जी के, महात्मा गांधी के अगल बगल ये सारे लोग थे। तो कल जो शिवाजी पार्क का, मैंने इसमें बहुत वर्षों से रैलियां देखी हैं, बाला साहब ठाकरे की देखी है ना, लेकिन कल शिवाजी पार्क की रैली ने एक बार फिर याद दिला दिया कि अब देश एक नई क्रांति की ओर बढ़ रहा है। चारों तरफ बदलाव के बयार बह रहे थे, वातावरण में क्रांति का उद्घोष था। मेरा रंग दे बसंती चोला, ये गा रहे थे लोग। मैं बड़ा भावुक हो गया। मतलब क्रांति का उद्घोष था पूरी की पूरी रैली में। शिव सैनिक थे, मराठा अस्मिता के लिए लड़ने वाले लोग थे, उनके सरों में पगड़ी थी, टोपियां थी। जैसे एक बार फिर 1947 के पहले के दृश्य उभर आए हैं। तानाशाही गो बैक, नाराशाही गो बैक के नारे लगे, भाजपा तड़ी पार करो इसके नारे लगे, ये सारे नारे लग रहे थे। तो नरेंद्र मोदी जी के लिए आज का दिन इसलिए तीन त्रिशंक की तरफ से हमला करने वाला है। कल का जो इंडिया अलायंस का एक हमला, जिसने नरेंद्र मोदी की नींव हिला, नरेंद्र मोदी जो 400 पार का जो गेम खेल रहे हैं, उसको उन्होंने सीधे बोल दिया कि आप 150 पार, 150 के नीचे ही है, पार भी नहीं है, इसलिए 150 के नीचे हैं नरेंद्र मोदी। तो कल जो इंडिया अलायंस की जो संयुक्त, मतलब चुनाव की घोषणा के बाद अगर पहली कोई संयुक्त रैली हुई हो, इतनी विशाल रैली, और वो ये सिद्ध हो गया कि 48 सीटों में, जो यहाँ की 48 सीटें हैं, वो सीटों में भारतीय जनता पार्टी प्लस एलाइज डबल फिगर में नहीं पहुंचने वाले हैं। मतलब 48 में से 40 के लगभग, मतलब ये 9 के नीचे ही रहेंगे। तो कल की रैली देखी, और जो हमें दिख रहा है सीटों के लिए लड़ रहे हैं, शिंदे साहब अलग लड़ रहे हैं, अलग अजीत पवार की पत्नी के खिलाफ शिंदे का कैंडिडेट लड़ रहा है। हर जगह उनका जो है नेतृत्व की भी समस्या है। मैं उनकी बात आज नहीं करना चाहता, मैं तो ये बोलना चाहता हूँ कि किस ढंग से नरेंद्र मोदी पे त्रितरफा, तीन तरफ से वार हुआ। दूसरा, आज बंबई की रैली और विशाल सभा में शिवाजी महाराज की जय के उद्घोष के साथ एक चीज और हो रही थी कल, कि सबने इलेक्टोरल बोर्ड पर, इलेक्टोरल बॉन्ड पे सबने बात की, इलेक्टोरल बॉन्ड, ये जो घोटाले की चर्चा सभी ने की। तो जब कल इंडिया अलायंस की रैली में इलेक्टोरल बॉन्ड, चुनाव चंदे के घोटाले की बात हो रही थी, तो वही आज हमने देखा, वैसी ही बातें कुछ चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के वो भी कह रहे थे वही जैसी बात है। यानी कभी कभी जब तानाशाह राजा के खिलाफ संघर्ष होता है, तो न्यायाधीश और आम जनता के सुर एक ही होते हैं। तो कल इंडिया अलायंस में मंचों पर लोगों ने बात की, सड़कों पर लोगों ने नारे लगाए, एक तानाशाही के खिलाफ चुनावी चंदे को घोटाला सिद्ध किया। वही आज चंद्रचूड़, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने कहा कि नहीं, अब आप एसबीआई को डाटा, स्टेट बैंक को क्यों नहीं देते हो पूरा डिटेल? तो उनके बोले हमें नहीं मालूम था कि ये हमें डिटेल देना है। ये तो बड़ा, मतलब उन्होंने बोला कि अभी तुमको एक एक चीज लिख के दें क्या एक एक चीज लिख के दी जाएगी? क्या नहीं देना है? आप वो नंबर, यूनिक कोड नंबर दीजिए जो इलेक्टोरल बॉन्ड पे छपा होता है, जो अल्ट्रावायलेट रेड से दिखाई पड़ता है, वो आपको देना पड़ेगा।
और उन्होंने 21 मार्च गुरुवार तक का समय दिया है कि आप कृपया कोर्ट को भी, सुप्रीम कोर्ट को भी दीजिए और उधर भी दीजिए जाके चुनाव आयोग। उनके वकील साहब, एक और वकील है, कुछ वकील हैं ऐसे महान जो भारतीय जनता पार्टी के ही हैं। चंद्रचूड़ ने जब स्पष्ट जाहिर किया कि ये इंफॉर्मेशन, जो एक बड़ी बात की उन्होंने, उनका आप एक एफिडेविट दीजिए कि आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है सॉरी, वो सब आप सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग के सामने साझा कर रहे हैं। तो ये उन्होंने बोला कि हमें एक एक चीज आपको नहीं बतानी है, आपको जो भी इंफॉर्मेशन, वट एवर इंफॉर्मेशन यू आर कीपिंग विद यू एसबीआई, मिस्टर एसबीआई, वो आप शेयर करिए सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग के साथ। कुछ कारपोरेट जो चंदा देने पर फंस सकते हैं, अब उन्होंने क्या किया, देखिए एक बड़ा ये जो इस देश में जो है, एक बार फिर वो बयार बहनी चाहिए कि ये देश मजदूर का भी है, किसान का भी है। ये देश खाली कारपोरेट का नहीं है जो 500 करोड़, खाली वो 100 लोगों का ये देश नहीं है, ये खाली अंबानी और अडानी का ये देश नहीं है। ये देश उनका भी, अंबानी को अडानी को भी एक वोट देने का हक है और एक मजदूर को भी एक वोट देने का हक है। उसी तरह इस मुल्क में उन सब आदमी का बराबर का हक है। अब उन्होंने क्या बोला, एक नए वकील साहब आए, आप सब उनका नाम जानते हैं, मुकुल रोहतगी जी, वो अक्सर आ जाते हैं। ये लाखों करोड़ों वाले फीस लेने वाले हैं और ये एसोचैम और फिक्की, ये जो कारपोरेट से व्यापारियों की संस्थाएं हैं, उनके वकील बन के आए। तो उन्होंने, मुकुल रोहतगी आए तो मुकुल रोहतगी इंटरव्यूइंग करने लगे, बीच में बोलने लगे। मुकुल रोहतगी बीच बीच में जब तेज से बोले तो चंद्रचूड़ ने कहा, मतलब उनका कहने का जो आशय था, ये कोई नुक्कड़ मीटिंग नहीं है, ये अदालत है, आप चिल्ला कर बात मत करिए, डोंट शाउट हियर। तब उन्होंने सॉरी बोला। उनको आदत है ना, गोगोई की आदत पड़ी होगी, गोगोई तो मतलब अभी क्या है, वो चुप बोलते थे। तो मुकुल रोहतगी के बीच में आने पर उन्होंने टोका कि आपको पहले एप्लीकेशन देनी चाहिए, आप एसोचैम या फिक्की या कहीं से भी आए तो और आपको मेल कर देना चाहिए था। आप उस समय बीच में आप आ रहे हैं जब ऑलरेडी कोर्ट हैज बीन गिवन द डिलीवर्ड द ऑर्डर, जब ऑर्डर दे चुकी है कोर्ट, तब तो एसबीआई अब नया एफिडेविट देगी कि हमारे पास अब भाई कोई, एसबीआई के पास को जो भी इंफॉर्मेशन पिन टू पियानो ए टू जेड, वो सब मैंने चुनाव आयोग को दे दी और कोर्ट को दे दी। अब हम कोई राज नहीं छुपा रहे हैं, 21 मार्च शाम को 5 बजे तक यह ऑर्डर दे दें। तो वही जो इंडिया अलायंस में बातें हो रही थी कि चुनावी चंदा घोटाला है, इसमें गिरफ्तारियां करो, और नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे लग रहे थे, चौकीदार ही चोर है, ये सब नारे लग रहे थे। चुनावी इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाला है, चौकीदार चोर, ये सब नारे रैली में नारे लगे। वही नारे का जो जीस्ट था, वो चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने बताया कि हम, उनका आशय ये है कि ये जो ईडी की धमकी देकर लोगों से चंदा वसूली करना, अच्छा इसमें और भी है, चंदा वसूली तो की आपने, चंदा वसूली तो इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में की, आपने उनसे 500 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड ले लिए, लेकिन जो अंडर द टेबल लिए हैं, तो ईडी के जो ऑफिसर्स हैं उनकी भी संपत्ति की जरा जांच की जाएगी। तुझे तनख्वाह तो इतनी मिलती है तो लाया कहां से बाकी, उनको भी एसआईटी या उनके लिए भी बननी चाहिए। तो ये एक बड़ी बात है जो उन्होंने आज कही, और उन्होंने मुकुल रोहतगी को, और अब शायद वो एक कमेटी बनाएंगे जो आगे इलेक्टोरल बॉन्ड पे, क्योंकि ये इलेक्टोरल बॉन्ड पे अभी केस आगे बढ़ेगा, चीजें आगे बढ़ेंगी, रोज चीजें निकलेंगी, रोज घोटाले सामने आएंगे, रोज मालूम पड़ेगा 1.81 मतलब 1.25 करोड़ की कंपनी ने किस ढंग से 100 करोड़ दे दिया, मुझे तो आज तक समझ ही नहीं आया। उसी तरीके से कई लोगों ने, कौन सी शेल कंपनी ने पैसे लगाए, किस छद्म कंपनी ने, अडानी अंबानी की छद्म कंपनियों ने पैसे चल दे दिए,
या यहाँ का पैसा जो ब्लैक मनी थी, नोटबंदी की ब्लैक मनी, वो गई मॉरिशस गई, और वहां से शेल कंपनी ने यहाँ पर इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीद के दिया। तो ये जांच होगी, ये जांच चलेगी, ये लंबी जांच चलेगी, और इसमें बहुत से लोग फंसेंगे। इसीलिए तो वो कारपोरेट आए हैं ना। उन्होंने मुकुल रोहतगी को क्यों भेजा? एसोचैम ये है व्यापारियों की संस्था। फिक्की के हाल में एक बार मुझे भी क्या बोले आपको, दिल्ली के फिक्की हाल में मुझे एक बेस्ट जर्नलिस्ट का अवार्ड भी मिला था। मुझे अभी वो याद आ रहा है फिक्की का हाल। तो इन लोगों ने मुकुल रोहतगी को वहां भेजा, और मुकुल रोहतगी तो ये तो दूसरा था। अब तीसरा क्या है? जो तीसरा सेटबैक है मोदी के लिए, आज मोदी के लिए 3 सेटबैक हैं, जिन्होंने ऑपरेशन उनके 400 पार की धज्जियां उड़ा के रख दी। आज हिमाचल प्रदेश में इन्होंने पिछले दिनों क्या किया था कि इन्होंने एक राज्यसभा कैंडिडेट जो था भारतीय जनता पार्टी, उसके पक्ष में इन्होंने 6 विधायक तोड़ के वोट करवाए। उसमें अभिषेक मनु सिंघवी हार गए चुनाव। उन्होंने बोला था फिर आएंगे, अब वो उन्होंने वोट तो दे दिया। अब जब उसमें व्हिप जारी था तो खैर वो 6 लोगों की पता चला, वो 6 विधायकों को विधानसभा अध्यक्ष ने उनकी सदस्यता अयोग्य उन्हें करार दिया। अब उन्हें लग रहा था हमें तो मोदी जी ने माल पानी दिया है, हमें मोदी जी ने बोला है सुक्खू को हटाओ, भाजपा बनाओ, प्रतिभा सिंह जो तुम्हारी अम्मा है, और वो जो वीरभद्र सिंह थे जो भारतीय जनता कांग्रेस ने उन्हें 6 बार उन्हें मुख्यमंत्री बनाया, केंद्र में मंत्री बनाया, पूरा हिमाचल उनके जुम्मे कर दिया। ये सोचना पड़ेगा कांग्रेस को भी, ये जो जुम्मे कर देते हो ना राहुल जी, प्रियंका जी, ये कमलनाथ के जुम्मे कर दिया। कमलनाथ वहां पर कमलनाथ एंड कंपनी चला रहे हैं कांग्रेस, मध्य प्रदेश का कमलनाथ कंपनी कांग्रेस, उधर अशोक गहलोत राजस्थान कंपनी कांग्रेस, उसी तरीके से वीरभद्र सिंह वो भी कंपनी समझ लिया, उनकी औलाद को एमएलए बना, उनकी बीवी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया। उसके बाद भी उन्हें लगता है अरे सुक्खू को हटाओ, 40 मतलब जीते हुए कांग्रेसी, क्योंकि उनको भाजपा ने बोला हम तुम्हें मुख्यमंत्री बना देंगे। ऐसे लोगों को साथ तो हिमाचल प्रदेश को सड़कों पे चलना दूभर कर देना चाहिए। ऐसे लोगों को ये सब राजा लोग बनते हैं ना, इन राजा लोगों को बता देना चाहिए कि जब इंदिरा गांधी ने खत्म कर दिया था तुम्हारी राजशाही, ठीक है आप जो भी रहे कांग्रेस के लोग भी, वो हम लोग को पता है, लेकिन कांग्रेस में भी या किसी भी सेकुलर दल में जंग के तानाशाह लोग कैसे रहे? तो अब उनकी सदस्यता जब खत्म हो गई, विधानसभा अध्यक्ष ने खत्म कर दिया, तो इन्होंने सोचा हम जाएंगे वहां पर ठीक करवा लेंगे। वहां जैसे महाराष्ट्र में ठीक हो गई, महाराष्ट्र में चीफ जस्टिस ने बोला संवैधानिक सरकार है, असंवैधानिक है, लेकिन चल रही। उसी तरह मित्रों सुप्रीम कोर्ट ने सदस्यता को आज ये गए थे कि हमें सदस्यता बहाल करिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वो सदस्यता बहाल नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि, और बल्कि संकेत दिया, सुप्रीम कोर्ट ने ये संकेत देने की कोशिश की कि पैसे के लालच में, मंत्री बनाए जाने की लालच में आपने वोट लिया किसी और दल से और आप पैसे लेके बिक गए, आप किसी दूसरे दल में शामिल हो गए, व्हिप का उल्लंघन करते किसी और को वोट दे दिया। तो इस बात को आज सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया और उन्होंने बोला कि तुम जाओ, तुम 6 लोग अब एमएलए नहीं हो। अब 1 मई को उन 6 जगहों पर चुनाव भी, अब 1 मई को इन लोगों को जाके चुनाव लड़ना पड़ेगा, मगर वीरभद्र सिंह के परिवार की सारी प्रतिष्ठा समाप्त हो गई। मतलब इनका यही रहता। नरेंद्र मोदी क्या है, नरेंद्र मोदी के बाद अपना तो परिवार है नहीं, वो मेरा 142 करोड़ परिवार। कौन था 142 करोड़ परिवार? मणिपुर की 2 लड़कियां जो बिना वस्त्रों के घूमी, वो हैं आपके परिवार की? वो जो 9 लड़कियां जिन्होंने रिपोर्ट लिखाई प्रदूषण सर सिंह ने मेरे साथ बलात्कार किया, यौन शोषण किया, वो भी आपके घर की हैं, तो क्यों नहीं बोलते? क्या वो हाथरस की लड़की जो जला के दलित मार दी गई बलात्कार के बाद, वो आपके परिवार की है? आपके परिवार की तो जसोदा बहन है,
उनका कहीं पता ही नहीं है कहाँ है, वो पूजनीय है, उनको लाइए आप जाके, तब आपका पूरा परिवार बनेगा। तो उनके पुत्रों की सहजता समाप्त हुई और उनकी प्रतिभा की निष्ठा भी बेप्रश्न चला। इस तरह बंबई, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश के ऑपरेशन लोटस ने मोदी को ऑपरेशन कीचड़ दिया और इन तीनों जगह पर से बंबई, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश से एक बड़ा धक्का हुआ और वो 400 पार की जो इन्होंने बना के रखा था एक साइको गेम, वो भी खुश हो गया और 150 पार के नीचे आ गए। मित्रों, थर्ड एम्पायर कार्यक्रम से मैं अभिलाष अवस्थी विदा लेता हूँ। नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ